बेसिक्स ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट लैंडस्केप इन इंडिया। इसमें हम क्रेडिट की जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझेंगे, टाइप्स ऑफ क्रेडिट समझेंगे, क्रेडिट का रोल क्या है बैंक्स में, इंडियन इकोनॉमी में, क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, और अभी प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है क्रेडिट में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ क्रेडिट। इतना तो आप सबको मालूम है कि जब क्रेडिट की बात हो रही है तो लोन और एडवांसेस की बात हो रही है, करेक्ट। और जब लोन और एडवांसेस की बात हो रही है तो एडवांस हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द होगा, लेकिन लोन सबको मालूम है, क्योंकि हम बचपन से ही कुछ ना कुछ लोन देते या लेते रहे हैं। जब हम स्कूल में थे तो कभी किसी से नोटबुक, कभी पेन पेंसिल लेना होता था, उसको वापस कर देते थे यूज करने के बाद में, थैंक यू भी बोलते थे। सिमिलरली अब हम, ये तो हो गया आइटम या गुड्स के बारे में, अगर मनी टर्म में बात करें तो थोड़ा बड़े होने पे आपने देखा होगा कि हमारे फ्रेंड सर्किल में, एक्सटेंडेड फैमिली में जरूरत पड़ने पे हमने रुपए पैसे का यानी मनी टर्म में भी लोन दिया है या लिया है, और उसको वापस किया है, वापस मिला है हमको, थैंक्स भी देते हैं, थैंक्स भी लेते हैं, ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे वहां तक ठीक है कि हमको बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है, ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सोचना, ज्यादा सोचने का नहीं है। लेकिन अब इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर हमारा इसको कमर्शियल एंगल से सोचेंगे कि हमारा बिजनेस ही लोन देने का है, हम लैंडिंग बिजनेस में हैं। जब लैंडिंग बिजनेस में है तो डेफिनेटली हमारे जितने कस्टमर होंगे 99% अननोन कस्टमर होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। तो जिनको हम नहीं जानते हैं उनको लोन देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोन वापस आएगा, और लोन ही वापस नहीं आएगा, उसके साथ में उसका इंटरेस्ट यानी हमारा प्रॉफिट भी वापस आएगा। कोई बिजनेस हम क्यों करते हैं? हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब हम लैंडिंग बिजनेस में हैं और अननोन लोगों को लोन देंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ये, हम किसको लोन दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं, उस लोन का यूज क्या होगा। यहाँ यूज क्या होगा का मतलब है कि अगर प्रॉपर यूज होगा तभी उसका रिपेमेंट आएगा। उसका रिपेमेंट कैसे होगा, कितने पीरियड में होगा, रिपेमेंट का पैटर्न क्या होगा, यानी इंस्टॉलमेंट में आएगा कि वन टर्म में आएगा, वन गो में आएगा, जिसको हम बुलेट पेमेंट बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इस पे कोई एडिशनल सिक्योरिटी लेने की जरूरत है क्या, अगर लोन में डिफॉल्ट होता है तो हम इसको रिकवरी कैसे करेंगे। ये सारे फीचर्स हम कंसीडर करेंगे कोई भी कमर्शियल क्रेडिट डिसीजन लेने से पहले। तो जब ये सारी चीजों को हम कंसीडर करेंगे और इन्हीं को कुल मिलाकर के हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। यानी ये सारे फैक्टर अगर सेटिस्फैक्ट्री हैं, जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, तभी हम लोन देने का डिसीजन लेंगे। तो ये सारी चीजों को मिला करके हम बोलते हैं कि ये क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। क्रेडिट वर्दीनेस जब अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, तभी हम किसी को लोन देंगे। हमने जो फीचर डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से कोई भी फीचर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, तो उसको हम लोन नहीं देंगे। तो ये सारी चीजों को मिला करके ही हम बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। और पूरे क्रेडिट प्रोसेस में, क्रेडिट फंक्शंस में, क्रेडिट मैनेजमेंट में हम इसी क्रेडिट वर्दीनेस को ही असेस करते हैं। जब भी कोई अप्रेजल या प्रोसेसिंग की बात आती है तो हम यही असेस करते हैं कि किसको लोन दे रहे हैं, कितने लोन की जरूरत है, कितने लोन में काम चलेगा ये, और इस लोन में से हमारा लोन सिक्योर्ड कैसे होगा, हमारा लोन सिक्योर्ड कैसे होगा, इसका रिपेमेंट कैसे होगा। यही सारा क्रेडिट वर्दीनेस से पूरा क्रेडिट, हमारे फंक्शंस इसी इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस पूरे क्रेडिट वर्दीनेस को एक इजीली समझने के लिए या इसको डिफाइन करने के लिए हम जो क्रेडिट की 3 C's हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो 3 C's क्या हैं? कैपिटल, कैपेसिटी और कैरेक्टर।
कैपिटल, कैपिटल का मतलब आप जैसे समझ गए हैं कि पूंजी की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पूंजी का मतलब क्या है? यहाँ पूंजी किसको कहते हैं? पूंजी कहते हैं जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहे हैं, तो सवाल ये आएगा कि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा उसको ही हम कैपिटल कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी ये। अब यहाँ पे इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कि जैसे अगर आप एक 10 लाख रुपए की कार लेने जाते हैं डीलर के पास में, आप उससे कोटेशन लेते हैं कि कार की कीमत 10 लाख रुपए है। कोटेशन लेके आप फाइनेंसर के पास जाते हैं कि मेरे को 10 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, मेरे को 10 लाख की कार खरीदनी है, मेरे पास रिपेइंग कैपेसिटी है, कोई इशू नहीं। फाइनेंसर क्या बोलेगा? वो सब ठीक बात है, लेकिन आप इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 10 लाख की कार के लिए हम 10 लाख का लोन नहीं दे सकते हैं, आपको मिनिमम 20% आपको अपना कंट्रीब्यूशन मिलाना पड़ेगा। यानी 10 लाख में से 2 लाख आपको मिलाने पड़ेंगे, तो 8 लाख का लोन कंपोनेंट हो जाएगा। 2 लाख रुपए जो बोरोवर लोन लेने वाला अपने मिलाएगा, उसी को हम यहाँ पे कैपिटल बोल रहे हैं, उसी को हम ओन कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसी को मार्जिन मनी बोलते हैं, और उसी को आजकल डाउन पेमेंट भी बोलते हैं। पर्पज आप समझ गए हैं कि हमारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम कैपिटल कहते हैं। आप कहेंगे कि क्रेडिट एंगल से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रेडिट एंगल से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपीरियंस से देखा गया है कि जब तक बोरोवर का अपना स्टेक नहीं होता है, अपना बोरोवर अपना उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसका 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बिजनेस में। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सभी अपने पैसे के लिए बॉदर करते हैं। अगर 10 लाख की कार में 8 लाख का लोन फाइनेंसर का है, तो उसको 8 लाख की चिंता है, 8 लाख के लिए बॉदर करेगा। 2 लाख आपका है, आप 2 लाख के लिए बॉदर करेंगे। तो अगर कैपिटल या कौन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बोरोवर का 100% इन्वॉल्वमेंट किसी प्रोजेक्ट में नहीं होता है। इसलिए कैपिटल बहुत जरूरी है, एक रीजन। दूसरा रीजन ये कि जितनी ज्यादा कैपिटल की परसेंटेज होगी, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो लोन सिक्योर होगा। क्लियर? अब सेकंड, फर्स्ट में कैपिटल, फर्स्ट सी क्लियर हुआ है। सेकंड सी है कैपेसिटी। कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटी की बात करें तो जनरली परसेप्शन जाता है कि ये रिपेइंग कैपेसिटी की बात हो रही है, करेंगे उसको भी, लेकिन पहले इसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मेंटल कैपेसिटी और फिनेंशियल कैपेसिटी। यहाँ मेंटल कैपेसिटी से मतलब है कैपेबिलिटी है कि नहीं, बिजनेस रन करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्या बिजनेस वो रन कर सकता है, उसमें वो एबिलिटी है। यहाँ एलिजिबिलिटी का मतलब कोई हम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी। बेसिक्स आना चाहिए उसको, बिजनेस की जो प्रैक्टिस है, बिजनेस की बेसिक मैनेजमेंट है, वो उसको आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए बिजनेस की। ये हो गया मेंटल कैपेसिटी। उसकी टेक्निकल नो हाउ उसको होना चाहिए, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि वो हर हम अगर सिविल कोई मतलब रियल एस्टेट के लिए हम सिविल इंजीनियर को लोन देंगे, या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर इंजीनियर को लोन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब अगर ऐसा नहीं है तो मेंटल कैपेसिटी हो गई, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। सेकंड इसका पार्ट था कैपेसिटी का फाइनेंशियल कैपेसिटी। फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब जो आप समझ रहे थे कि रिपेइंग कैपेसिटी कैसी है उसकी। यहाँ रिपेइंग कैपेसिटी पर्सनल लोन के मामले में पहले से कितनी है, अगर बिजनेस लोन है तो इसकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या इतनी हो जाएगी जिससे कि लोन का रिपेमेंट कर पाए वो, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो दोनों मिलाकर कैपेसिटी आप समझ गए, कैपिटल कैपेसिटी क्लियर हो गया। थर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर को भी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मोरल कैरेक्टर और फाइनेंशियल कैरेक्टर। मोरल कैरेक्टर का मतलब कंडक्ट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसका चाल चलन कैसा है। अब आप कह सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन के लिए उसके कंडक्ट, चाल चलन से क्या मतलब है? कंडक्ट से इसलिए मतलब है कि कुछ लोगों में एडिक्शंस होते हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, और बैड हैबिट्स बहुत कॉस्टली होती है, ये तो हम सब जानते हैं इस बात को ना। गुड हैबिट्स इतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन बैड हैबिट्स बहुत कॉस्टली होती है। हमारा एप्रीहेंशन ये होता है कि हमारा जो फाइनेंस हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, उसका फंड डाइवर्जन तो नहीं हो जाएगा, मिसयूज तो नहीं हो जाएगा उसके एडिक्शंस में।
इसलिए जानना जरूरी होता है। और दूसरी बात जानना ही जरूरी होता है, दूसरा इसका पार्ट है फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर को मैं दो एग्जाम्पल देता हूं आपको। अपने आसपास आपने दो तरह के लोग देखे होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको अगर लोन देते हैं तो ड्यू डेट पे पंक्चुअलिटी के साथ आकर के पैसा वापस कर देते हैं, विदाउट वेटिंग फॉर एनी रिमाइंडर। आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए लोन रिपे करना टॉप प्रियोरिटी होता है। जैसे ही कहीं से फंड्स का अरेंजमेंट होगा वो आकर के इमीडिएटली लोन ले लेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके लिए कि लोन का रिपेमेंट करना लास्ट प्रियोरिटी होता है। सब कुछ करने के बाद पैसे बचेंगे तो लोन पे करेंगे, और वो भी ऐसे नहीं करेंगे, आपको उनको रिमाइंडर देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, समटाइम्स थ्रेटनिंग देनी पड़ेगी। आपने देखे होंगे दो कैटेगरी के लोन ये। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल की रिपेइंग हैबिट्स कैसी हैं। इससे आप सिविल का हम यही देखते हैं सिविल में कि उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा होता है। उसकी जब कहते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, तो क्रेडिट हिस्ट्री में ये थोड़ी देखते हैं कितना लोन लिया है, हम ये देखते हैं कि लोन तो लिया है, इट्स ओके, लोन का रिपेमेंट कैसे किया है, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, रिपेइंग हैबिट्स कैसी है। इसमें ये हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टर। और इसका एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि आप आरबीआई की साइट पे अगर आप जाएं तो वो एनुअली अपना एक लिस्ट होती है, उसको अपडेट करते हैं। वो लिस्ट का नाम है बिलफुल डिफॉल्टर लिस्ट। बिलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं इस तरह के एनपीए बोरोवर जिनकी आउटस्टैंडिंग 25 लाख से ज्यादा होती है, 25 लाख एंड अबव, और जो जानबूझ के बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे होते हैं, यानी जिनके पास रिपेइंग कैपेसिटी होती है लेकिन वो पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी लिस्ट आरबीआई पब्लिश करती है। पब्लिश करने का इंटेंशन यही है कि बाकी बैंक इसको रेफर करें लोन देने से पहले, और फर्दर पब्लिक मनी का कोई लॉस ना हो। पब्लिक मनी मतलब डिपॉजिट, जो हम पब्लिक से लेते हैं उसी को पब्लिक मनी कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं क्रेडिट के वो क्लियर हो गए आपको। 3 C's, कैपिटल, कैपेसिटी और करेक्टर। एंटायर क्रेडिट प्रोसेस, क्रेडिट मैनेजमेंट इन 3 C's के ही चारों तरफ घूमता है। हम इसका जब एडवांस कोर्स करते हैं उसमें भी डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट टूल्स पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका यही होता है कि क्रेडिट वर्दीनेस का प्रॉपर असेसमेंट। मैं आपको 3 C's बताए हैं, कैपिटल, कैपेसिटी और करेक्टर। कुछ बुक्स में आपको 5C भी मिल सकते हैं देखने को, जिसमें कि कंडीशन और कोलेटरल और जोड़ दिया गया है। तो ये कंडीशन, कोलेटरल एक्चुअली कैपेसिटी का ही एनलार्ज वर्जन है, इसी का एक्सटेंशन है। बेसिक 3C तीन ही है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन या एनलार्ज वर्जन है ये। इसमें कंडीशन और कोलेटरल और जोड़ दिया गया है ये। तो ये तो बात हो गई, हमने भी फंडामेंटल ऑफ क्रेडिट को समझा है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कितनी तरह के होते हैं। तो पहला पर्सनल क्रेडिट, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसको कि ये पर्सनल यूज के लिए होता है, इंडिविजुअल को देते हैं ये लोन हम। इसको कंजम्पशन लोन भी कहते हैं। कंजम्पशन लोन इसलिए कहते हैं कि इसमें असेट तो क्रिएट होते हैं लेकिन कोई इनकम नहीं बढ़ती है, इससे डायरेक्ट इनकम नहीं बढ़ती है। इसमें कौन से लोन आते हैं? पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब कि होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड्स, मैरिज, मेडिकल, ये सारे लोन इसमें आते हैं। आप कहेंगे कि इसमें असेट क्रिएट नहीं होते, असेट क्रिएट होते हैं लेकिन डायरेक्ट इनकम नहीं होती, तो ऐसे लोन हम क्यों लेते हैं? इन लोन का ऑब्जेक्टिव होता है हमें अपना, जब हम लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करते हैं, अपना कंफर्ट लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ये इस तरह के लोन उस कैटेगरी में सारे ये आते हैं। या हमारे पर्सनल ऑब्लिगेशन होते हैं, उनको हमको मीट आउट करना है। जैसे किसी की सिस्टर मैरिज है, डॉटर मैरिज है, तो ये पर्सनल ऑब्लिगेशन है हमारे, इनको पूरा करना है। यानी इस किसी भी इस तरह के लोन से इनकम जनरेट नहीं होती, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये कंजम्पशन के लिए होते हैं। दूसरी कैटेगरी बिजनेस क्रेडिट, जैसा नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि ये बिजनेस पर्पज के लिए होता है, यानी नया बिजनेस शुरू करने के लिए या चलते हुए बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसमें जो रिपेमेंट होता है वो इसी बिजनेस से, जो हम क्रेडिट देते हैं उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे होगा। यानी जो
इनकम लोन क्रेडिट देने के बाद में, लोन देने के बाद में जो इनकम बढ़ेगी, इंक्रीमेंटल इनकम होगी, उसी से इस लोन का रिपेमेंट होता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं आइडियल कंडीशन में कि लोन देने से पहले हो सकता है उसकी रिपेइंग कैपेसिटी 0 हो, लोन देने के बाद में जो इनकम जनरेट होगी उससे उसकी रिपेइंग कैपेसिटी बनेगी, तो हम उतना ही उसको लोन देंगे जितने की वो रिपेमेंट कर पाए। क्लियर? अब मेरा कहने का यहाँ पे इंटेंशन ये है कि जैसे कोई चाय के दुकान वाले को आप 5 लाख रुपए का लोन तो नहीं दोगे, आपको पता है कि इतना वो इनकम ही नहीं कर पाएगा, तो रिपे कैसे करेगा ये, क्योंकि उसका रिपेमेंट उसी जो इनकम जनरेट होगी उससे होगा। थर्ड कैटेगरी एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखने में लगता है कि ये बिजनेस क्रेडिट का ही पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्पेशल टाइप के लोन है। स्पेशल टाइप के लोन इसलिए कि इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं। वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं? ये ज्योग्राफी स्पेसिफिक होते हैं, यानी इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में पर्टिकुलर टाइप के क्रेडिट एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हैं। यहाँ ज्योग्राफी का मेरा मतलब है कि सॉइल एंड क्लाइमेट, मिट्टी और जलवायु, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, यानी कौन सी फसल उगाई जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप उड़ीसा और बंगाल की बात करें तो वहां पे पैडी मेन क्रॉप है, लेकिन अगर राजस्थान और पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की, तो वहां पे व्हीट मेन क्रॉप है। तो ये क्यों है? डिपेंड करता है सॉइल और क्लाइमेट कैसा है वहां का। इसके साथ में एक और इसका स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर ये होता है कि इसमें टाइम स्पेसिफिक है, ये जब चाहे जब नहीं ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि पैडी का हम खेती कभी भी कर सकते हैं राउंड द ईयर? नो, पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको हम सोइंग सीजन या बुआई का समय कहते हैं, और उसी वक्त एग्रीकल्चर क्रेडिट की जरूरत होती है। फार्मर तभी बैंक में जाएगा कि अब इस वक्त मेरा सोई सीजन आ गया है, फसल शुरू करने का, बुआई का समय आ गया है, मेरे को अब लोन की जरूरत है, और तभी वो उस लोन को यूज करता है सीड परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और अगर कुछ उसको इक्विपमेंट परचेज करने हैं तो उसके लिए। अब इनका रिपेमेंट पीरियड कितना होगा? रिपेमेंट पीरियड अगेन डिपेंड करता है क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। अगर वो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप यानी वेजिटेबल वगैरह, जो कि 1.5 से 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है, ये हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है इनका, तो उसका रिपेमेंट 2 महीने में होगा। कुछ लॉन्ग टर्म क्रॉप होती हैं जैसे शुगर केन, जिसको 12 to 18 मंथ लगता है, तो उसका रिपेमेंट पीरियड उस तरीके से होगा। ये इसमें एक साथ हमको लोन देना पड़ता है सोइंग सीजन में और हार्वेस्टिंग सीजन में, जब फसल तैयार हो जाती है, जिसको सेल करके फार्मर बैंक में लोन का रिपेमेंट करेगा, उस टाइम पे इसका रिपेमेंट आता है। ये पीरियड कितना होगा? ये क्रॉपिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, हमने किस क्रॉप के लिए लोन दिया है। ये इसमें हम इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट या ईएमआई नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मंथली इनकम नहीं होती है। इनकम कब होगी? जब फसल रेडी हो जाएगी, और रेडी होने के बाद में वो मार्केट में जाएगी, वो सेल होगी, तो उसके जो सेल प्रोसीड्स आएंगे उससे ही लोन का रिपेमेंट होगा। अब इसके बाद में कि क्रेडिट का रोल क्या है बैंक में, क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकों के लिए? तो बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनको लोन देना। यानी बैंक यहाँ पे एक इंटरमीडियरी का काम करती है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करना, लेना, और उसको बोरोवर को, जो लोन लेने वाले लोग हैं, उनको लोन देना। अब यहाँ पे जो हम इन पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट भी देते हैं। टोटल डिपॉजिट पे जो हम टोटल इंटरेस्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कि किसी बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या है। ये जितना कम होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, आप जानते ही इस बात को। टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो यानी लोन और एडवांसेस पे हमको जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं यील्ड ऑन एडवांसेस, उसको हम बोलते हैं यील्ड ऑन एडवांसेस। तो यील्ड ऑन एडवांसेस और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में जो डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड, या ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बैंक, या प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसी से बैंक अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करती है, सारे खर्चे पूरा करती है, इंक्लूडिंग स्टाफ की सैलरी और अलाउंसेस। तो अब आप समझ गए हैं कि क्रेडिट तो बैंक के लिए ब्रेड एंड बटर है,
बैंक को इनकम कहाँ से होती है? बैंक की जो टोटल इनकम होती है वो दो जगह से होती है, इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम अराउंड 10% होती है। मेजर पोर्शन जो होता है 90% वो इंटरेस्ट इनकम होती है। और इंटरेस्ट इनकम कब होगी? जब हम लोन देंगे। यानी कि बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लैंडिंग का। बैंक का प्राइम बिजनेस क्या है? लैंडिंग का। लोन देने के लिए, लैंडिंग के लिए हमको जो फंड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं। समझ गए आप? हमारा बैंक का एज ए बैंकर मेन बिजनेस क्या है? लोन देने का। लोन देने के लिए हमको फंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है, उसके साथ हम बहुत सी और फैसिलिटी भी देते हैं। लेकिन अगर प्राइम बिजनेस की बात करें तो हम हमारा बिजनेस लेंडिंग। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया बैंक के लिए? इनकम जनरेट करने का। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन। सेकंड क्या हुआ? रिस्क मैनेजमेंट। लाइफ में तो सब जगह ही रिस्क होता है। रिस्क है क्या? रिस्क का मतलब होता है लाइकलीनेस ऑफ लॉस। जब हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे हमको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, तो हम कहते हैं कि इसमें रिस्क है। बैंकों में रिस्क की तीन कैटेगरी होती है: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। यहाँ चूंकि क्रेडिट की बात हो रही है तो हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं। तो बैंक में क्रेडिट का रिस्क किस तरह का होता है? किसको लोन दे रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए लोन दे रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी क्या होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे रिस्क होते हैं। तो इन रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? इसको रिस्क को मैनेज करने का एक मोटा सा तरीका ये होता है कि हम रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि हम करोड़ों बोरोवर को लोन देते हैं और डिफरेंट सेक्टर में देते हैं। यहाँ सेक्टर का मतलब है कि पेट्रोलियम एक सेक्टर है, स्टील एक सेक्टर है, सीमेंट एक सेक्टर है, टेक्सटाइल एक सेक्टर है, रियल एस्टेट एक सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक सेक्टर है, एडुकेशन एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, एमएसएमई एक सेक्टर है, रिटेल के लोन एक सेक्टर है। तो हम डिफरेंट सेगमेंट में लोन देते हैं, डिफरेंट सेक्टर में लोन देते हैं और करोड़ों बोरोवर को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा रिस्क मिटिगेट हो जाता है, डाइवर्सिफाई होता है, डिवाइड कर देते हैं रिस्क को। थर्ड इसका फंक्शन क्या है क्रेडिट का बैंक में? कस्टमर रिलेशनशिप। डिपॉजिटर तो हमारे कस्टमर ही, जब हम लोन देते हैं तो नए कस्टमर बनाते हैं। और बोरोवर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है क्योंकि उससे हमको इनकम जनरेट होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जिस बैंक का जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी उतना ज्यादा अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कर पाएंगे। तो आप समझ गए हैं कि बैंकों के लिए क्रेडिट का कितनी इंपॉर्टेंस है। बैंक क्रेडिट नहीं होगा तो बैंक करेंगे क्या? फिर कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो फंक्शन करने की, उनको इनकम कहाँ से होगी? ये तो हमने पढ़ा, अब तक सीखा कि क्रेडिट का बैंकों के लिए क्या रोल है। अब हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रेडिट का क्या रोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रेडिट का क्या रोल है? इसके लिए एक सब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर हमने किसी भी कंपनी को 2,000 करोड़ का लोन दिया है, या नहीं सोचते हैं कि एक बैंक ने दिया है, कई बैंकों ने कंसोर्शियम फाइनेंस किया है, लेकिन 2,000 करोड़ का लोन लेके वो कंपनी क्या करेगी? एक फैक्ट्री सेटअप करेगी। फैक्ट्री सेटअप करने के या इंडस्ट्री लगाने के स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले लैंड एक्वायर करते हैं, फिर लैंड डेवलपमेंट होता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद में प्लांट और मशीनरी लगनी शुरू हो जाती है। जब प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, रॉ मटेरियल आता है और वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। लेकिन इसके साथ में सोचिए क्या होता है। जैसे ही वहां पे लैंड एक्वायर करेगी वो कंपनी, वहां पे लेबर की जरूरत पड़ेगी। और जब लेबर जाएंगे तो अपने रहने के लिए टेम्परेरी अपार्टमेंट बनाएंगे, झोपड़ियां बनाएंगे। जब वहां पे रहने लगेंगे वो झोपड़ियां बना करके, तो इमीडिएटली आप देखेंगे विद इन ए डे वहां पे कोई ना कोई शॉप खुल जाएगी। चाहे वो पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, या जनरल स्टोर हो, छोटा सा शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब तक वो कंपनी बनके तैयार हो जाएगी और उसमें कमीशनिंग का टाइम आएगा, ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन शुरू होगा उस कंपनी में, जब तक ये जो छोटी छोटी दुकानें थी ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल गई होंगी, और जो झोपड़ियां थी वो सब कॉलोनीज बन गई होंगी। ये वहां पे
इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो आप देखिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वो अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है वहां पे, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी। जब सब कुछ होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो क्या होगा, लोगों की वेजेस बढ़ेंगी, यानी उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करने के लिए बहुत सी आइटम खरीदते हैं। जो हम आइटम खरीदते हैं उससे फर्दर फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और इस तरह से अपना हम लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। ये जब सारे काम होंगे तो वहां पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी होगी। रोड बनेंगे नहीं तो बिना रोड के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बिना इलेक्ट्रिक के तो कोई काम नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना वाटर के भी कोई काम नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली चीजें वहां पे पहुंच जाएंगी। ये तो आप देखिए कि एक कंपनी को क्रेडिट देने से, और वो कंपनी अगर इंडस्ट्री सेटअप करती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और अल्टीमेटली लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगी। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों होने लगते हैं। ये है क्रेडिट देने के बाद के किस तरह से सोसाइटी में इकोनॉमिक सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होती है। आई थिंक आप समझ गए हैं। इसमें सेकंड बुलेट पॉइंट है कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, यानी बिजनेस करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। और इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, हिंदी में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है नए नए बिजनेस आइडिया, जिसके पास नए नए आइडिया होते हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हर साल करोड़ ऑफ यंगस्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं। सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कुछ उसमें से ऐसी भी एक कैटेगरी होती है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहते हैं, वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं दूसरे लोगों को। तो जिनके अंदर ये इंटरप्रेन्योरशिप है, नई बिजनेस आइडिया हैं, यानी उनके पास मेंटल कैपेसिटी है, अगर उनको फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी क्रेडिट भी दे दिया जाए तो वो अपने प्रोजेक्ट और प्लान, बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, बाकी लोग भी उनको देख करके मोटिवेट होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऊपर की दोनों बातों से आप समझ गए होंगे कि जब भी क्रेडिट फ्लो होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा। जब भी बिजनेस डेवलपमेंट होगा कहीं पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, आपने आसपास कोई ना कोई चाय की दुकान या रिटेल शॉप खुलते जरूर देखी होगी। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, गौर करके देखेंगे, तो जब भी वो इस तरह का छोटी सी दुकान भी खुलती है तो उसमें कम से कम दो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। एक वो जिसने लोन लिया है, यानी जो उसका ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, और दूसरा जिसको वो अपनी हेल्प के लिए रखता है उसको वो एम्प्लॉयमेंट दे देता है। तो जब छोटा सा एक चाय का दुकान दो लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, तो एक अगर इंडस्ट्री लगेगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी, तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। रूरल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब तक हमने जो बातें डिस्कस करी, तो ये सब कहाँ पे होगा, ये सब कहाँ पे होगा, बिजनेस होने का स्कोप कहाँ पे है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में हम होलसेल से परचेज करते हैं और रिटेल में सेल करते हैं। जो आप सिटी में जहां पे भी आप रह रहे हो, जो आप देख रहे हो चारों तरफ दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये होलसेल मार्केट से परचेज करते हैं। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करते हैं और उसको फिर रिटेल में सेल करते हैं। ये ट्रेडिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, सेल तो बाद में होगा जब बनेगा कोई चीज, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनको बनाने का काम करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जरूरी क्या होता है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल। रूरल एरिया में ये तीनों चीजें इजीली और चीपर रेट पे अवेलेबल होती हैं। तो कोई भी, इसलिए मैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम फैक्ट्री
वो सेमी अर्बन या रूरल एरिया में लगती हैं। और जब वहां पे ये फैक्ट्री लगेंगी तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारा एक चेन रिएक्शन वहां भी शुरू हो जाएगा। जब वहां पे शुरू हो जाएगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा ही। अदरवाइज भी कि जो एमएसएमई की यूनिट्स हैं या कॉटेज इंडस्ट्री है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सब कहाँ काम करेंगे? रूरल एरिया में तो काम करेंगे, क्योंकि इन सब के लिए बहुत छोटे प्रोजेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। इन सब के लिए बहुत छोटे प्रोजेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। और जब छोटे प्रोजेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है तो ये आसानी से रूरल एरिया में लग जाते हैं। और जब रूरल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? अर्बनाइजेशन, यानी सिटी की फैसिलिटी रूरल एरिया में आने लगेंगी। तो रूरल लेबरर जो इन सिटीज में जाते हैं डेली अपना काम ढूंढने के लिए, अपने लेबरर काम करने के लिए, तो उनको वो काम वहीं मिल जाएगा, तो उनका माइग्रेशन भी कम हो जाएगा। तो सिटी के ऊपर जो रूरल पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा। तो आप देख इस बात को अब आप आई थिंक क्लियरली समझ गए हैं कि क्रेडिट का बैंक में जो इंपॉर्टेंस है वो है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वहां की क्रेडिट फ्लो पे डिपेंड करती है। यानी एक तो ये कि कैपिटल की फॉर्मेशन कितनी है, कैपिटल कितनी है उस कंट्री में, और कैपिटल के बाद में अगर कैपिटल कम है तो क्रेडिट फ्लो कितना है। ये बस डिपेंड करता है कि डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन से काम हो जाता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनका काम बिना क्रेडिट फ्लो के नहीं चलेगा। अब तक जो हमने बातें की, आप समझ गए हैं कि क्रेडिट कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा है तो बैंकें ज्यादा क्रेडिट क्यों नहीं दे देती हैं? यानी अगर किसी बैंक का डिपॉजिट 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ का लोन दे सकते हैं क्या, क्रेडिट दे सकते हैं क्या? नो, नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, वहां पे पूरा केओस क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग इतनी बढ़ जाएगी, होर्डिंग इतनी बढ़ जाएगी कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहेगी। फिर वो कुछ कमोडिटी की स्केर्सिटी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी, मार्केट से गायब हो जाएंगी, और कुछ मार्केट में ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि क्रेडिट के फ्लो को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इस काम को कौन करता है? इस काम को अपने देश में आरबीआई, जो हमारी रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम की, वो करती है। वो कैसे करती है वो हम इसमें देखेंगे। अभी आप समझ गए कि जरूरत क्या है क्रेडिट को रेगुलेट करने की, इससे कि हमारी एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इकोनॉमी सस्टेन करे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और दूसरे जो फिजिकल पैरामीटर हैं जैसे कि फिजिकल डेफिसिट, ये सब कंट्रोल में रहे। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि क्रेडिट फ्लो को रेगुलेट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कंट्रोल, रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास दो कैटेगरी के टूल होते हैं। एक कैटेगरी क्या है? क्वालिटेटिव कंट्रोल, जिसको हम रिपो रेट या रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव कंट्रोल जो सीआरआर, एसएलआर और पीएसएल आप देख रहे हैं। यानी पहले वाला क्वालिटेटिव कंट्रोल और रिमेनिंग टू क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। अब इसको हम समझते हैं डिटेल में कि कैसे इसको क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं, रेगुलेट कैसे करते हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। एट प्रेजेंट ये 6.5% है। इसको लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो 6 दिसंबर को थी, इसको रिड्यूस नहीं किया है, करने की बात थी, लेकिन फरवरी में होने के चांस है कि 0.5% कम हो सकता है। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है। आरबीआई कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है, ये भी 3.35% है। अब आप कहेंगे इससे क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है? रेपो रेट रेफरेंस रेट का काम करता है, ये लैंडिंग रेट को इन्फ्लुएंस करता है। लैंडिंग रेट क्या है? यानी वो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक लोन देती है, लैंड करती है, तो लैंडिंग रेट हो गया वो। आप यूं समझिए इसको कि अगर रेपो रेट 1% बढ़ता है तो बैंकों के लैंडिंग रेट भी 1% बढ़ जाएंगे। लैंडिंग रेट 1% बढ़ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा। और जिस चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है मार्केट में, उसकी डिमांड कम हो जाती है।
क्लियर, उसकी डिमांड कम हो जाती है। आप एकदम सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, ऑनियन और टमाटो, प्याज और टमाटर के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, मार्केट में उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर रेट घट जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करके, यानी क्वालिटी को कंट्रोल करके, आरबीआई क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करती है। अगर जब क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को कम कर देती है, और अगर क्रेडिट फ्लो को डिक्रीज करना है तो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करते हैं। लास्ट 1.5 ईयर में रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, आप देखिएगा वेबसाइट पे ये। इसके बाद में सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, ये सेक्शन 42(2) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है, जिसमें ये बात कही है कि सभी बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई में कैश के रूप में रखना पड़ेगा। आरबीआई का मतलब ही करेंसी चेस्ट आरबीआई कंट्रोल में होते हैं, वहां रखना पड़ेगा कैश के रूप में। इस वक्त ये रेट है 4%। ये 5 दिसंबर तक 4.5% था, 6 दिसंबर को आरबीआई ने इसको रिड्यूस कर दिया है, अभी ये 4% है। इसी तरह से एसएलआर, स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशो, ये सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 1949 में डिफाइंड है, जिसमें ये कहा है कि सर्टेन परसेंटेज, अप टू 35 लिखा है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट सभी बैंकों को गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वक्त एसएलआर का रेट है 18%, 18%। पर्पज क्या है इसका, एसएलआर का पर्पज ये होता है कि इससे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती है, और इससे भी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट के पास इतना मनी सेफ रहता है हमेशा, जिस तरह के रिजर्व में है ये। जैसे सीआरआर आरबीआई के पास रिजर्व में 4%, 18% गवर्नमेंट के पास रिजर्व में है। तो जो पब्लिक का बैंक्स पे ट्रस्ट रहता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो हमेशा सेफ है, तो कोई सी बैंक के फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये क्लियर एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं, अगर किसी बैंक का टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ है तो 4 करोड़ कैश के रूप में रखना पड़ेगा सीआरआर में, और 18% यानी 18 करोड़ रखना पड़ेगा एसएलआर में। टोटल कितना हो गया, 22%। अब 100 करोड़ में से 22% को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 78%। यानी 78% बैंकों के पास लैंडेबल क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी, वो पैसा है जो बैंक लैंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं किसी को। इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव कंट्रोल कहते हैं। लैंडेबल क्वांटिटी 78% बचती है। इस 78% का या टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का 40% प्रियोरिटी सेक्टर में लैंड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। अब प्रियोरिटी सेक्टर क्या होता है, वो एक्टिविटी जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रियोरिटी पे है, टॉप प्रियोरिटी पे है। वो कौन सी एक्टिविटी है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन, एक्सपोर्ट। ये सारी वो चीजें हैं जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रियोरिटी पे हैं। टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का, डिपॉजिट का नहीं, टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का 40% इसमें हमको लैंड करना ही पड़ेगा, लोन देना ही पड़ेगा। ये तो आप समझ गए हैं कि पहला क्वालिटेटिव कंट्रोल था, और सीआरआर, एसएलआर, पीएसएल मिला करके क्वांटिटेटिव कंट्रोल। इससे आरबीआई क्वांटिटी को कंट्रोल करती है, क्वांटिटी को कंट्रोल करती है कि कितनी क्वांटिटी बैंक के पास होनी चाहिए लोन देने के लिए। आप कहेंगे कि इससे कितना इफेक्टिव कंट्रोल होता है क्या, मैं आपको बता दूं, एक डाटा देता हूं कि 6 दिसंबर को सीआरआर में 0.5% का रिडक्शन हुआ। ये 4.5% से घटा करके, रिड्यूस करके 4% कर दिया, यानी 0.5% कम हो गया। इस 0.5% कम करने से बैंकों के पास क्या होगा, सीआरआर कम होता है, लैंडेबल क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो बैंकों के पास जो लैंडेबल क्वांटिटी थी वो 1,34,000 करोड़ बढ़ गई। 0.5% सीआरआर कम करने से लैंडेबल क्वांटिटी 1,34,000 करोड़ बढ़ गई, यानी इतना पैसा बैंक और मार्केट में क्रेडिट फ्लो कर सकते हैं। आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि आप और इतने लोग इतने अमाउंट का लोन दे सकते हो।
तो ये आपने देखा कि 0.5% रिड्यूस करने से कितना अफेक्ट पड़ता है क्रेडिट फ्लो पे। और ये 1,34,000 का लोन अगर मार्केट में जाएगा तो आप सोचिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमने भी डिस्कस किया है ये कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अगर फरवरी में रेपो रेट भी कम हो जाता है तो फर्दर क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब तक हमने ये देखा कि क्रेडिट को रेगुलेट किस तरह से किया जाता है। इसके बाद में क्रेडिट सिस्टम में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एनपीए का है, आप जानते हैं इस बात को। ये एनपीए बैंकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये कितना बड़ा चैलेंज है मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि 2016 से 2021 के बीच में सभी बैंकों के पास ह्यूज एनपीए था। स्पेशली सभी पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई लॉस में थे। लॉस में इसलिए थे कि ह्यूज एनपीए की वजह से प्रोविजन करना पड़ रहा था। उसके बाद सब बैंकों ने रिकवरी की और 2002 में सब ठीक हो गया। लेकिन 17 और 20 के बीच में आरबीआई ने 4-5 बैंकों को के ऊपर पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इम्पोज किया था, जिसका मतलब ये होता है कि वो बैंकें एक्सपेंशन नहीं कर सकती हैं, वो बैंकें फर्दर लोन नहीं दे सकती हैं जब तक वो अपने एनपीए को कंट्रोल में नहीं ले आएंगे। तो आप समझ गए एनपीए कितना डेंजरस है और कितना बड़ा चैलेंज है एनपीए को कंट्रोल में रखना। यानी आरबीआई अलाउ नहीं करेगी बैंक्स को फंक्शन करने के लिए, इतना डेंजरस है। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो एनपीए है कि इसको हम कैसे मेंटेन रखेंगे। अगला चैलेंज क्या है क्रेडिट सिस्टम के लिए? क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट को आम आदमी की पहुंच में कैसे लाया जाए? आप कहेंगे आम आदमी की पहुंच में तो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्री के ऐसे हिस्से हैं जो लोग जहां पे लोग बैंकिंग सिस्टम से इंक्लूडेड नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम चलाया था कि लोगों को इंक्लूड करने के लिए, फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए काफी काम हुआ उस पर, लेकिन अभी भी कुछ ये चैलेंज कुछ जगह बाकी है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रेडिट एक्सेस नहीं बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? अगला चैलेंज क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए, लिटरेट तो है, फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए कि जिससे कि वो ये समझ सकें कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, बैंक क्या क्या फैसिलिटी देती है, इंश्योरेंस सेक्टर क्या क्या फैसिलिटी देता है, और इन फैसिलिटी को अवेल करके वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखे ये हमारे लिए, हमारी कंट्री के क्रेडिट सिस्टम के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये होगा कि डिजिटल लैंडिंग। ये आप सब जानते हो कि डिजिटाइजेशन से लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो गई है, कस्टमर की भी बैंकर की भी, यानी बोरोवर बैंकर दोनों के लिए बहुत कन्वीनियंस हो गया है, कंफर्टेबल बहुत बढ़ गया है, डाटा का फ्लो बढ़ गया है, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत बढ़ गई है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का मतलब है कि क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमारे प्रोसेसिंग पहले हम मैनुअल प्रोसेसिंग करते थे और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती थी और प्रोसेस करने में काफी टाइम लगता था। अब ये डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं एज पर क्रेडिट प्रिंसिपल्स के हिसाब से। हम उसमें बेसिक इनपुट देने के बाद में हमारे पास ये आ सकता है कि हमें क्रेडिट का डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। वो एक स्कोरिंग करके हमको दे देगा और डेफिनेटली फाइनल डिसीजन तो ह्यूमन बीइंग को लेना है, जो भी ब्रांच सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे प्रोसेस करने के बाद में, जो हेल्प करेंगे उसको एक अच्छा डिसीजन लेने में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिया है जिससे कि क्रेडिट एक्सेस बढ़े, क्रेडिट फ्लो बढ़े, और इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स टाइम टू टाइम निकालती रहती है। ये पॉपुलर स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, आप इनको जानते हैं। नट सेल में अगर कहें तो ये कि क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट है बैंक्स की से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आप समझ रहे हैं। और आप यूं समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं ग्राफ की क्रेडिट फ्लो तो बढ़ रहा है, क्रेडिट फ्लो बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, उसके लिए तो जरूरी है ये। अब करंट स्टेट क्या है मार्केट में इंडिया का? तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, ये तो आप देख ही चुके हैं, बढ़ना जरूरी भी है, नहीं तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे।
रिटेल क्रेडिट की बात करें तो रिटेल क्रेडिट यानी पर्सनल लोन यहाँ पे की बात कर रहे हैं, तो जिसमें होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड्स, सभी तरह के पर्सनल लोन आते हैं। ये अभी बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास में। ये मार्केट इसलिए बहुत बड़ा है कि किसी भी सोसाइटी का जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहता है, प्रोवाइडेड कि उसको परचेजिंग पावर हो। और परचेजिंग पावर कैसे पड़ेगी? लोन दे करके, प्रोवाइडेड कि उसकी रिपेइंग कैपेसिटी। और हमारे देश की बात करें तो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है? मोर देन 142 करोड़। और सोसाइटी में 3 क्लास होती हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास। 142 करोड़ की पॉपुलेशन में मिडिल क्लास सबसे बड़ा है। मिडिल क्लास सबसे बड़ा, यानी कि हमारे पास में रिटेल क्रेडिट के लिए बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। ये समझ रहे हैं मेरी बात? यह है बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। कॉर्पोरेट क्रेडिट क्यों जरूरी है? बिना कॉर्पोरेट क्रेडिट के डिजायर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जो हम चाहते हैं उतनी नहीं होगी। क्योंकि रिटेल क्रेडिट की अगर हम 1000 लोन देंगे तब भी उतनी ग्रोथ नहीं होगी जो कॉर्पोरेट क्रेडिट का 1000 का 1 लोन देंगे, उससे जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। एमएसएमई सेक्टर नया नहीं है, लेकिन अभी इस पे फोकस बहुत है। क्यों फोकस बहुत है? मैं आपको बताया था कि इसके एमएसएमई सेक्टर के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल, ये थोड़े बजट में काम चल जाता है। इनका इनका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत कम होता है। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होता है तो इनको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है, इससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सप्लायर का काम करते हैं। ये छोटे छोटे इक्विपमेंट के कंपोनेंट पार्ट बनाते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए में यूज होते हैं, उनके लिए सप्लायर का काम करते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कल्टीवेबल लैंड, जिस पे कल्टीवेशन हो सकता है, वो श्रिंक कर रही है, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारी जितनी भी, जब कभी भी किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे और अर्बनाइजेशन होगा। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडस्ट्री लगेगी तो एग्रीकल्चर लैंड का कमर्शियल यूज होगा। और अगर वहां पे रेजिडेंशियल टाउनशिप बनेगी तो भी एग्रीकल्चर लैंड का कमर्शियल यूज होगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड तो कम होती जा रही है। और हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 142+ करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमको फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और फूड ग्रेन की जरूरत बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तभी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कर पाएंगे। आप इसको न्यू सोचिए इस तरीके से कि हमारे इंडिया के पास जो लैंड है वर्ल्ड की, टू ओनली 2.4%। हमारे पास टोटल वर्ल्ड की 2.4% लैंड है और इस 2.4% लैंड पे 18.33 वर्ल्ड की पॉपुलेशन रह रही है। यानी 2.4% लैंड एंड 18.33% वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर है हमारी लैंड पे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एग्रीकल्चर क्रेडिट के बिना काम ही नहीं चलेगा। एनपीए तो हम समझ गए कि इंपॉर्टेंस क्या है। एनपीए की बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कंट्रोल में रख करके ही हम आगे बिजनेस कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप जान गए हैं कि इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत बढ़ गई है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। जो मॉडल, जो सॉफ्टवेयर हम आज परचेज करते हैं वो अब टाइमली उसको अपग्रेड कराना पड़ता है। जैसे आपके फोन में ना होता है कि वो क्या अपडेट अवेलेबल है, अपडेट होता रहता है ना। तो इसी तरीके से ये सारे हमारे जितनी भी डिजिटल टूल्स हैं, डिजिटल मॉडल्स हैं, वो सब अपग्रेड होते रहते हैं। क्योंकि डिजिटल ये जो टेक्नोलॉजी तो एवरीडे चेंज होती है। हम जब शाम को सोते हैं और सुबह जागते हैं, ओवरनाइट कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी। रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें, आरबीआई का काम है। यहाँ रेगुलेटरी चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे अभी 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा संसद में। बजट क्या होता है? हमारी नेशनल प्रायोरिटीज क्या होंगी आने वाले साल के लिए। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज होंगी वो बजट में पास होने के बाद में वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा।
उन ऑब्जेक्टिव को, उन प्रायोरिटीज को पूरा करने के लिए आरबीआई क्रेडिट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को, अपने जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है उनको मॉडिफाई करेगी और बैंक उनको इम्प्लीमेंट करेगी। क्लियर? इसके बाद में क्रेडिट ग्रोथ की पेज सिर्फ हमको याद दिलाता है पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक, यानी कोरोना के टाइम का। कोरोना में जो कुछ हुआ सबको मालूम है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इकोनॉमिक सेटबैक था, सब कुछ आपने देखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पुरानी बात है ये। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में जब एंटायर इकोनॉमी नेगेटिव फेस में थी, एक इंडस्ट्री बूम पे थी, वो थी हॉस्पिटल इंडस्ट्री। और एक इंडस्ट्री जो एक्सट्रीम नेगेटिव थी, जिसको सबसे ज्यादा खराब पोजीशन में थी, वो कोई क्या थी? हॉस्पिटैलिटी। यानी हॉस्पिटल बूम पे था और हॉस्पिटैलिटी एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट में थी। हॉस्पिटैलिटी यानी होटल एंड रेस्टोरेंट। तो उस वक्त इन सबको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से रिहेबिलिटेशन पैकेज अनाउंस किए। उन रिहेबिलिटेशन पैकेज को बैंक ने इम्प्लीमेंट किया। बैंक ने उन रिस्ट्रक्चरिंग की, लोन की, उनके रिपेमेंट पीरियड को रीशेड्यूल किया। एनपीए की डेफिनेशन को 90 डेज से बढ़ा के 180 डे यानी रिलैक्स किया। फर्दर लोन दिए, सॉफ्ट इंटरेस्ट पे लोन दिए, जिससे कि वो इस क्राइसिस से बाहर आ जाए। और 2021 के लास्ट तक 22 की क्लोजिंग पे सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। इसी सीक्वेंस में एमएसएमई सेक्टर, जैसे अभी हमने आपको बताया कि इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होती है, तो इनके पास फाइनेंशियल कुशन नहीं होता है। थोड़ा भी कोई फाइनेंशियल जर्क लगने से ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। उस वक्त ये ज्यादा हुआ था क्योंकि कोरोना काफी देर तक चला था। ये इनको बैंक भी सपोर्ट करने में हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है और लोन देने से लोन बैड ही होगा। तो बैंक्स के इन हेजिटेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें ये था कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड जो अकाउंट की पोजीशन खराब है, एमएसएमई सेक्टर के अकाउंट्स की पोजीशन खराब है, और बैंक उनको अगर लोन देती है और इन केस वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग का 75% रिपेमेंट बैंक कर देगी, गवर्नमेंट कर देगी। इससे बैंकों को कॉन्फिडेंस आया और उनका हेजिटेशन दूर हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये अब बात करें कि मेजर प्लेयर मार्केट में क्या है। ये तो कहने की जरूरत नहीं कि मेजर प्लेयर बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, फॉरेन बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सब मिला के बैंकिंग सेक्टर तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट में क्रेडिट के लिए बैंकिंग सेक्टर है। इसके बाद एनबीएफसी, ये भी रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड है आरबीआई से। एनबीएफसी की दो कैटेगरी होती है, एनबीएफसी हाउसिंग जो हाउसिंग लोन देते हैं, एनबीएफसी अदर जो अदर देन हाउसिंग लोन देते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं और चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंस है बैंक से। फिर इनको फंड कहाँ से मिलते हैं? इनकी अपनी कैपिटल होती है और फर्दर फंड की जरूरत पड़ती है तो ये बैंक से बोरो करते हैं और हायर रेट पे ये लोगों को लैंड करते हैं। थर्ड कैटेगरी है फिनटेक। ये तो आप सब जानते हैं, ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये डिजिटली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली बहुत से डिजिटल एड आपने देखे होंगे इन सब के। ये मैं बस ये बता देता हूँ कि ये काम कैसे करती हैं। एनबीएफसी की तरह काम करती हैं। इनकी ज्यादा ऑफिसेज नहीं होते हैं, ये बहुत कम ऑफिस होते हैं। ये टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं। ये इनका ये बने कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, इनकी जेनेसिस क्या है। 2008-9 में जब सभी बैंकों का डिजिटलाइजेशन हो रहा था, तो उस वक्त सभी बैंकों ने अपने क्रेडिट प्रोसेस को डिजिटलाइज करवाने के लिए आईटी कंपनी को एंगेज किया। हर बैंक ने कुछ किसी आईटी कंपनी को एंगेज किया था। वो कंपनी बैंक में आई, उनने बैंक के क्रेडिट फंक्शंस को समझा। क्रेडिट फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रेडिट के फंक्शंस कहाँ से शुरू होते हैं? लोन एप्लीकेशन लेना, केवाईसी वेरिफिकेशन, अप्रेजल करना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर क्रेडिट डिसीजन यानी सैंक्शनिंग ऑफ लोन, उसके बाद डिसबर्समेंट, फिर क्रेडिट मॉनिटरिंग, फिर रिकवरी, और अगर एनपीए हो गया तो एनपीए मैनेजमेंट। ये सारे क्रेडिट फंक्शंस होते हैं। ये सारे क्रेडिट फंक्शंस को इन आईटी कंपनियों ने समझा, उनके इंजीनियर्स ने, और अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अदरवाइज भी सॉफ्टवेयर कब डेवलप करेंगे? जब पहले हमारे प्रोसेस को समझते, तभी तो डेवलप करते हैं वो।
तो उन्होंने जब ये प्रोसेस को डेवलप किया और अप्रूवल के बाद में वो सब बैंकों और एनबीएफसी में लागू हो गया, अच्छे से चलने लगा वो, तो उसके बाद में फिर इन आईटी कंपनी ने सोचा कि हमारे मॉडल को यूज करके हमारे सॉफ्टवेयर को बैंक्स और एनबीएफसी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम इनको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ये हम इनको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम इनको क्यों नहीं यूज कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमारे पास ये मेंटल कैपेबिलिटी तो है ही और फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है। ये फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब है कि हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है। इन केस कैपिटल नहीं अवेलेबल है तो एनबीएफसी की तरह हम भी लोन लेके अपना काम चला सकते हैं। ये उनने अपना प्रपोजल ये आरबीआई को दिया। तो जब उनने अपना प्रपोजल आरबीआई को दिया ये, तो आरबीआई को इसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिखी। वो सिल्वर लाइनिंग क्या दिखी, उनको दिखा कि इससे एक बहुत बड़ा काम होगा कि क्रेडिट एक्सेस बढ़ जाएगा, और आरबीआई ने इनको परमिशन दे दी इसकी, और उसके बाद ये काम करने लगे। तो इस तरह से टेक्निकल कंपनी जो फाइनेंस का काम करने लगी तो वो फिनटेक कंपनी बन गई। अब इसके बाद में की रेगुलेशंस और गाइडलाइन भी देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो मास्टर एक्ट है, जो ये प्रोवाइड करता है कि बैंक कैसे फंक्शन करेंगी, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, इनका सुपरविजन कैसे होगा, ये कैपिटल कैसी होगी, बोर्ड कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, बोर्ड के डायरेक्टर्स की लिमिटेशंस क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, वगैरह वगैरह। अगला है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, यानी एनपीए की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसमें हम इनकम बुक नहीं कर सकते, और एनपीए की फिर क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसको हम असेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। इसके बाद में और इसकी कैटेगरी के हिसाब से हमको प्रोविजन करना पड़ता है, यानी एनपीए होने से डबल हिट होता है। एक तो इनकम बंद हो जाती है हमारी, और दूसरा प्रोविजन करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है। रिस्क मैनेजमेंट पे क्या गाइडलाइन है, पहले तो आपको ये बता दूं, यहाँ 3 में से जो हमने पढ़े थे ना, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क की बात हो रही है। क्रेडिट रिस्क के ये एक डिपार्टमेंट, ये अभी लास्ट आप कह सकते हैं कि सम अराउंड 15 ईयर्स में ये एक रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा वर्टिकल डेवलप हुआ है सभी बैंकों में, और अभी फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है जिसको एक सीनियर ऑफिसर जीएम या सीजीएम हेड करते हैं, और उसको हम सीआरओ बोलते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। अपनी बैंक का मैं सीआरओ था। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आरबीआई ने काफी गाइडलाइन इशू की हैं, क्योंकि रिस्क को अगर हम मिनिमाइज कर लेंगे तो एनपीए होने के चांस हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे, हम जानते हैं इस बात को। और जब रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे तो हमारी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होगी तो एनपीए कम से कम हो जाएगा। ये अभी डिजिटलाइजेशन के बाद में इतने अच्छे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिससे हम रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, और फिर उसको मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट का मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो डेवलप होते हैं। कैपिटल एडेक्वेसी, यानी एडेक्वेट कैपिटल होनी चाहिए बैंकों के पास में, मिनिमम नहीं, एडेक्वेट कैपिटल। एडेक्वेट का मतलब है कि इस वक्त जो कंसेप्ट चल रही है बसेल थ्री में कि मिनिमम 12% कैपिटल होनी चाहिए। 12% किसका, 12% टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो को हम रिस्क वेट में कन्वर्ट करेंगे, रिस्क वेट का 12% होना ही चाहिए, रिस्क वेट का 12% होना ही चाहिए। अभी सभी बैंकों की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की तो ये 14 to 15%, और प्राइवेट बैंक का तो 19-20% तक है, कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ समझने की बात यह है, एडेक्वेट का मतलब क्या है। एडेक्वेट का मतलब है कि अगर कोई बैंक अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ बढ़ाती है तो अकॉर्डिंगली उसको अपनी कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल जो एडुकेसी नॉर्म से 12% के नीचे नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में आगे पीएसएल हम सब जानते हैं कि टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का 40% प्रिवेट सेक्टर में जाना चाहिए। फेयर प्रैक्टिस कोड, यानी हम सभी बैंकों की पॉलिसीज टोटली फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टोटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नो हिडन एजेंडा, नो हिडन कॉस्ट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मतलब है कि वो कंपनीज जो बोरोवर के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं, उनको रिपोर्ट, उनको डाटा बैंक क्रिएट करती हैं, और जरूरत पड़ने पे उनको उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, यानी ये
सिविल की बात हो रही है यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में, और कंपनी केस में क्रिफ बोलते हैं, क्रिफ डेटा रखते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब एक ये प्रोसेस है, जिस आप इसको यूं समझ लीजिए कि कुछ केस में क्या करते हैं, हम लैंड और बिल्डिंग को मोर्गेज करते हैं। लैंड और बिल्डिंग को मोर्गेज करने के बाद में क्यों मोर्गेज करते हैं, कि इन केस लोन में डिफॉल्ट होता है तो उसको सेल करके हम अपना लोन रिकवर कर पाएंगे ना। 2002 से पहले ये बहुत कॉम्प्लिकेट काम था, हमें सिर्फ सिविल सूट फाइल करने पड़ते थे और कोर्ट के थ्रू रिकवरी करना एक्सट्रीम डिफिकल्ट काम था, मैं तो कभी होते देखा नहीं था ये। तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये किया था कि 2002 में एक्ट बनाया, सरफेसी एक्ट 2002, और जिसमें बैंक्स को ये पावर दी कि आप मोर्गेज प्रॉपर्टी को पोसेशन ले सकते हैं और उसको सेल करके अपना जो ड्यूज है अपना लोन एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि जो एक्ट के हिसाब से ये लीगल प्रोसीजर है, तो आपको एक्ट के प्रोविजंस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब एनपीए से है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। एन इस तरह के हार्ड कोर एनपीए जिनको रिकवर करना बैंक के लिए डिफिकल्ट होता है, तो बैंक क्या करती है इस एनपीए को, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज को डिस्काउंटेड वैल्यू पे सेल कर देती है। तो उनको डिस्काउंटेड वैल्यू पे सेल करती हैं और बाद में वो कंपनी उसको रिकवर करती रहती है। बैंक्स को बेनिफिट ये होता है, दो बेनिफिट होते हैं। एक तो इमीडिएटली उनको जो पैसा मिल जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे, उसको वो फर्दर यूज कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बैंक की बुक से वो एनपीए बाहर हो जाता है, जिससे कि बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी दिखने लगती है, यानी उनका नेट एनपीए का रेशो अच्छा हो जाता है। और इसके साथ में उनके ऊपर जो रिसोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ रहे थे, वो रिसोर्सेस को कहीं और हम अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन मार्केट में, तो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी तब मानी जाएगी कि जब एक छोटे से छोटा आदमी जिसको क्रेडिट की जरूरत है, वो बैंक में आकर के क्रेडिट अवेल कर पाएगा, तब हम कहेंगे क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी हो गई है। क्रेडिट क्वालिटी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी एनपीए कंट्रोल में रहेगा तभी हमारी क्रेडिट क्वालिटी तब अच्छी होगी, जब भी एनपीए कंट्रोल में रहेगा। यूं कहना चाहिए कि क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमारा एनपीए कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमारे क्रेडिट डिसीजन अच्छे होंगे। और क्रेडिट क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब हम क्रेडिट वर्दीनेस का असेसमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। वो असेसमेंट का प्रॉपर कर पाएंगे जब हम 3 C's कैपिटल, कैपेसिटी और करेक्टर को अच्छे से असेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कि आरबीआई का काम है ये, कि आरबीआई इस तरह का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट को जो अल्टरनेट मॉडल्स हैं, यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर है, बैंक फैसिलिटेटर, बैंकिंग करेस्पोंडेंट, डीआरए, डीएसए और इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनने काफी हद तक खत्म कर दिया है। कुछ जगह पे कनेक्टिविटी का एक इशू अभी बाकी है, ग्रेजुअली वो भी ठीक हो जाएगा। ये इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर, यानी अब तक हमने जो पढ़ा था वो सब फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर था, जो रजिस्टर्ड है और रेगुलेटेड है। इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर का मतलब ये है कि प्राइवेट मनी लेंडर, जो आपने जरूर देखे होंगे अपने आसपास, जो लोगों की जरूरत का मिसयूज करते हैं, उनको हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 to 10% पर मंथ पे लोन देते हैं, उनकी लैंड, बिल्डिंग या वैल्यूएबल्स को मोर्गेज कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। बाद में उनको फिर उनके लिए लोन को रिपे कर पाना, रिलीज कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में वो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं, नहीं मिलता है वापस। और एक्सट्रीम केसेस में तो आपने सुसाइडल के केसेस भी सुने होंगे। अब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मार्केट में, डिजिटलाइजेशन तो हो रहा है, डिजिटलाइजेशन से लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गई है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ गए हैं, और क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। जब ये डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है तो इसके बेनिफिट भी इंप्रूव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पॉलिसी इनिशिएटिव,
गवर्नमेंट ने क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। जनधन योजना से लेकर के मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये सब इसलिए हैं जिससे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, बैंक्स की स्कीम है, ये टेलर मेड स्कीम है, नॉन डिस्क्रिशनरी स्कीम है। इसमें अगर सारे पैरामीटर्स कोई कंप्लीट करता है तो बैंक को लोन देना ही है, उसमें रिएक्ट करने का स्कोप नहीं बनता है। तो इसको पॉपुलर करने का यही है कि क्रेडिट एक्सेस और क्रेडिट फ्लो कैसे बढ़े। इमर्जिंग सेक्टर ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा है, हमारी कंट्री का, और ये बहुत बड़ा मार्केट है कंज्यूमर लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए। अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग का मतलब है कि हमारी जो प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद में डिफरेंट टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडल्स अवेलेबल है, जो बहुत क्विकली और एक्यूरेट प्रोसेसिंग हमको दे देते हैं। कोलेबरेशन और पार्टनरशिप का मतलब ये कि हमने जो डिफरेंट प्लेयर देखे थे, बैंक्स, एनबीएफसी एंड फिनटेक, जब इसमें से कोई तो ज्वाइन करते हैं, हैंड्स टुगेदर आते हैं, उनका पर्पस तो होता है कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक और बेनिफिट होता है कि क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को आप यूं समझिए कि एनबीएफसी के पास में, फिनटेक के पास में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग जाते हैं, यानी वो लोग जाते हैं जो बैंक्स की, जिनको लोन नहीं मिल सकता है या जो बैंक्स के पैरामीटर को पूरा नहीं करते हैं। ये तो ऐसे क्रेडिट एक्सेस बढ़ जाता है, और ये जब टुगेदर कोलैबोरेट कर लेते हैं तो बैंक्स का क्रेडिट उन तक भी पहुंच जाता है इनडायरेक्ट। तो ये फिर आज का सेशन था जिसको मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ।